नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन का वो ये है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस ऑर्बिट के अंदर यानी कि एम वी आर, वो हमेशा एन एच अपॉन टू पाई के बराबर आएगा। और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एन उस ऑर्बिट का नंबर है, और एम वी आर का मतलब क्या है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब ये जो पोस्टुलेट है जो ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन टू पाई के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं अब हम। तो इसका जो प्रूफ है वो डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसने एक हाइपोथेसिस दिया था, आपको याद होगा। जब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v जिसका मास m है तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू वी के बराबर, और वो जो पार्टिकल है उसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगी, जो वेवलेंथ होगी उस पार्टिकल की वो बराबर होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी के। ये जो एम वी है इसको लीनियर मोमेंटम भी कहा जा सकता है, यानी कि जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो एच अपॉन पी, यानी पी मतलब लीनियर मोमेंटम, इसके बराबर होती है। तो इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है इसको हम यूज करते हुए इसको प्रूव करेंगे। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा होता है तो वो उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है उस ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई रस्सी है उसको आपने दो सिरों पे बांध रखा है किसी सपोर्ट के साथ में, जैसे मान लो कि ये कोई दो सपोर्ट है और यहाँ पे आपने एक रस्सी को बांधा हुआ है इन दोनों सिरों के ऊपर। ठीक है, अब मान लो आप इस रस्सी को ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ते हो तो इसके अंदर वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ये रस्सी वाइब्रेट करेगी। अब इसमें कौन कौन सी वेव्स एग्जिस्ट करेंगी और कौन कौन सी ऐसी वेव्स होंगी जो आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। डिस्ट्रॉय क्यों होंगी, क्योंकि मान लो कि एक वेव जा रही है यहाँ पे टकरा के आ रही है वापस, और एक वेव आगे की तरफ जा रही है, तो दोनों वेव्स अगर आपस में अपोजिट फेज में मिलेंगी तो वो आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो वो वाली वेव्स इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अगर हम इस रस्सी को बीच में से ऐसे पकड़ के मान लो खींच के छोड़ते हैं और ये वाइब्रेट करती है तो इसके अंदर कौन सी वाली वेव्स एग्जिस्ट कर पाएंगी, वो वाली वेव्स ही इसमें एग्जिस्ट कर पाती हैं जिनको स्टेशनरी वेव्स भी बोला जाता है, जिसके लिए ये जो टोटल लेंथ है, मान लो कि रस्सी की टोटल लेंथ है एल, जिनके लिए एल किसके बराबर हो, एन लेमडा के बराबर हो। एन लेमडा मतलब जैसे एक जो वेव है उसकी वेवलेंथ है लेमडा, तो या तो इसके अंदर एक कंप्लीट वेव बननी चाहिए वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, जैसे कुछ इस तरीके से एक कंप्लीट वेव बननी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगी और ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, या फिर इसके अंदर दो वेव बननी चाहिए, मतलब दो मतलब एक वेव यहाँ पे फिर एक वेव यहाँ पे, उसको भी मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। जैसे या तो इसके अंदर एक वेव बननी चाहिए, ऐसा एक कंप्लीट वेव बन जाएगी, या फिर दूसरी वेव ये बननी चाहिए जिसमें एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, टू लेमडा के बराबर, क्योंकि ये लेमडा हो गया ये लेमडा डिस्टेंस हो गया तो टोटल कितना हो गया, एल टू लेमडा के बराबर हो गया, ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। या फिर ये जो टोटल डिस्टेंस है ये थ्री लेमडा के बराबर होना चाहिए, वो वेव भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर जो बनने वाली वेव्स हैं उनमें से वो वाली वेव्स ही एग्जिस्ट कर पाएंगी जिनके लिए इस रस्सी की जो लेंथ है वो एन लेमडा के बराबर होगी, क्योंकि उस कंडीशन में जो वेव्स बनते हैं उनको स्टेशनरी वेव्स बोला जाता है। और स्टेशनरी वेव्स की खास बात यह है कि अगर यहां से एयर रेजिस्टेंस मान लो हटा दिया जाए तो ये रस्सी कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती रहेगी। स्टेशनरी वेव्स की खास बात ये होती है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करती है, उनकी एनर्जी कम नहीं होती है, वो मेंटेन रहती है। तो वेव जाएंगी इस तरीके से टकरा के वापस आएंगे और इस तरीके से ये जो रस्सी ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती रहेगी। अगर ये वाली जो लेंथ है ये जो एल लेंथ है अगर ये एन लेमडा के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे रस्सी के अंदर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर 1.5 वेव बन रही हो, उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि ये जो टोटल लेंथ है ना ये 3/2 लेमडा के बराबर हो, तो वो वाली वेव इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जब वो वेव जाके टकराएगी और टकरा के वापस आएगी तो वो अपोजिट फेज में आएगी, और जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है अगर वो अपोजिट फेज में आ रही होंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाएंगी। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलेगा कि इस रस्सी के अंदर वो ही वेव्स एग्जिस्ट कर पाती हैं जिनके लिए रस्सी की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो, एन लेमडा के बराबर हो। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने इस चीज को बेस बना के ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है जो अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं,
तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, और अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, मतलब घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो एक स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा। और स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा तो उस ऑर्बिट की जो लेंथ होगी, जैसे ऑर्बिट की लेंथ को हम 2 पाई आर बोल सकते हैं, ये सरकमफेरेंस जो होगी ना इस ऑर्बिट की, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये कोई आर रेडियस की ऑर्बिट है तो सरकमफेरेंस हो गई, यानी कि लेंथ ऑफ द ऑर्बिट हो गई 2 पाई आर के बराबर। तो ये जो 2 पाई आर है, अगर ये जैसे थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तभी इस ऑर्बिट में चक्कर लगा पाएगा बिना एनर्जी रेडिएट किए जब ये 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 3 लैम्डा के बराबर होगा। मतलब इतनी इतनी लेंथ के अंदर ये जो सरकमफेरेंस है इसके अंदर 3 वेव्स आ जाएंगी। या सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस ऑर्बिट की जो लेंथ होगी यानी कि 2 पाई आर वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और एन क्या होगा यहाँ पे, ऑर्बिट का नंबर। फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो इसके अंदर वेव्स बनेंगी, उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो सरकमफेरेंस है ये 3 लैम्डा के बराबर हो, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 4 लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से लैम्डा रहेगा उन वेव्स का। ऐसे अगर फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इसकी जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो लेंथ है यानी कि 2 पाई आर है वो 5 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सिक्स्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर 6 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो एक फॉर्मूले के रूप में अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा यानी कि 2 पाई आर वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तभी इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव की तरह बिना एनर्जी रेडिएट किए उसमें चक्कर लगा सकता है इनफाइनाइट टाइम के लिए। अदरवाइज वो एनर्जी रेडिएट करेगा और उस कंडीशन में उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी तो कम होती नहीं है, इसका मतलब वो एक स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए और उसके लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब डी ब्रोगली ने लैम्डा का फॉर्मूला तो पहले से बता रखा था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी, किसी भी पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा होता है किसी वेलोसिटी वी के साथ। तो लैम्डा की ये वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 2 पाई आर इक्वल टू एन, और लैम्डा की जगह क्या पुट करना है, एच अपॉन एम वी पुट करना है। तो बताओ अगर मैं ये जो 2 पाई है इसको इधर ले जाऊं और एम वी को इधर ले आऊं तो ये क्या बनेगा, एम वी इधर लाएंगे तो एम वी आर, और ये 2 पाई इधर चला जाएगा तो एन एच अपॉन 2 पाई। और इसी को हम बोलते हैं सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्वांटाइजेशन, है ना। तो बोर जो मॉडल था उसके अंदर जो सेकंड पोस्टुलेट था वो यही था कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर आएगा। तो इसको देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हमने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें जो एक और थ्योरी यूज की जा रही है वो स्टेशनरी वेव्स की थ्योरी यूज की जा रही है। स्टेशनरी वेव्स वो वाली वेव्स होती है जो कि एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। तो इन दोनों को यूज करते हुए हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, बोर खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको एक्सप्लेन किया था बाद में डी ब्रोगली ने। तो बोर मॉडल का ये जो पोस्टुलेट है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये बोर मॉडल की कमी भी मानी जाती है क्योंकि बोर खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको एक्सप्लेन किया फिर बाद में डी ब्रोगली ने, ठीक है, अपना हाइपोथेसिस यूज करके। आया समझ में ये? ठीक है, सिंपल एकदम।